जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के बारे में, उनकी व्याख्या करेंगे। आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी भारतीय संविधान की, तो आप उसको पढ़ते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न है ना, इस तरीके के शब्द आपने पढ़, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है ना, इस तरीके के शब्द पढ़े होंगे ना आपने। तो उन सब जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, ये शब्द क्या होते हैं, इनकी व्याख्या हम लोग देख करने वाले हैं। और जैसे आपने सुना होगा कि प्रस्तावना, या फिर पढ़ा भी होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है ना। प्रस्तावना क्या है? कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है संविधान का। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि यदि आपको संविधान को देखना है तो एक बार आप अच्छे से प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो आपको पूरे संविधान का एक रिव्यू समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे संविधान में क्या क्या है। आपको पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भाग, कोई आर्टिकल, कोई अनुसूची। आप यदि प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान है ना, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें क्या है, क्यों है ना, इस तरीके की सारी विशेषताएं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की इसमें पता चलने वाली है। तो इसलिए हम लोग प्रस्तावना के शब्दों की व्याख्या करेंगे। और इससे पहले हमने प्रस्तावना को पढ़ा, उसको समझा, और आज उसके शब्दों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें दिया रहता है समाजवादी शब्द। आप पढ़ते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न समाजवादी। सबसे पहले संप्रभु और संपन्न के बाद क्या आता है? समाजवादी शब्द आता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। समाजवादी, तो देखिए समाजवाद के बारे में शुरुआत करते हैं। तो समाजवादी क्या होता है कि समाजवादी एक विचारधारा होती है सबसे पहली बात तो, जिसमें समानता के प्रत्येक आयाम परिलक्षित होते हैं, चाहे वे संपत्ति हो या संसाधनों की समानता हो, या फिर समाज में प्रतिष्ठा हो, या अवसर की समानता हो। आप लोगों ने हमारा संविधान पढ़ा होगा, ठीक है। संविधान कभी ना कभी, जैसे मौलिक अधिकार तो आपने पढ़े ही होंगे, 10th से हर बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, है ना। मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक कर्तव्य होते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो देखिए समाजवाद मतलब एक विचारधारा है। समाजवाद क्या है? एक विचारधारा है, जिसमें समाजवाद में होता क्या है, तो समाजवाद में जिस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को हर जगह उसे समानता का अधिकार होता है। देखिए जैसे जिस तरीके इसमें दिया गया है कि चाहे वो संपत्ति हो या संसाधन हो, जैसे कोई भी संपत्ति हो या संसाधन हो। संसाधन हम कैसे देखते हैं? देखिए जैसे आपका गांव है, कहीं पे खनिज निकलता है ना, खनिज निकलता है, तो उस पर क्या होता है? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का अधिकार होता है। तो सरकार उसके लिए क्या होता है? सभी के लिए कानून जो भी है व्यवस्था करती है, तो सभी के लिए करती है, इस तरीके का कानून है। तो हम इसी को समाजवाद कहा जाता है कि जो भी आपकी संपत्ति है या फिर जो अवसर की समानता है ना, अवसर की समानता आपको दिया गया आर्टिकल समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 आपने मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों में पढ़ा हुआ कि आज समानता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 14 में। प्रतिष्ठा आपकी आपको मतलब भेदभाव नहीं होगा आपके साथ, इस तरीके की बात होती है समाजवाद में। इसलिए हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है कि आपके साथ संपूर्ण समाज के साथ है ना, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसको क्या है? समानता का अधिकार होगा, सभी जगह उसे समानता मिलेगी, जो हर एक व्यक्ति को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल होगा। इस तरीके का जो अर्थ निकलता है वो समाजवादी अर्थ निकलता है, ठीक है। समाजवादी का जो अर्थ यही निकलता है। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। आपने पंथ निरपेक्ष शब्द भी पढ़ा होगा संविधान में। पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं। तो जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या है? जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है मूल संविधान में नहीं था। जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 इसमें जोड़ा गया था। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इतने सारे संशोधन हुए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक छोटा संविधान कह दिया गया था। तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तभी जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और हम पढ़ने वाले हैं पंथ निरपेक्ष शब्द की विशेषता, आखिर इसको ये क्यों महत्वपूर्ण था, तो हमने इसको हमारी प्रस्तावना में लिया, क्या कारण था, जब ये नहीं था तो इसको लेने की क्या ज़रूरत थी, है ना। और पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है
अर्थात देश या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव किया जाएगा। बहुत सारे आपने कुछ कंट्रीज़ देखी होंगी, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का संविधान है, वहाँ के कानून हैं, वो सेकुलर नहीं होते हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होते हैं, मतलब कि वो धर्म के नाम पर अपना शासन चलाते हैं। आप भारत की बात करते हैं तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश का अर्थ तो अगली नेक्स्ट अगला जो टर्म है हमारा, ये लोकतंत्र ही है। तो लोकतांत्रिक देश होने के साथ साथ हम लोग क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं। मतलब हमारे यहाँ भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, इस तरीके के सभी लगभग सभी लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषा के लोग रहते हैं, सभी कितनी सारी जातियां हमारे भारत में निवास करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ धर्म के नाम पर आपका जो संविधान है, धर्म के नाम पर आपको या तो जैसे कि आप सिख हो तो आपको कोई स्पेशलिटी दी जाएगी, वही बात चल रही है कि कोई आपको विशेषता दी जाएगी, है ना, कि आपको आरक्षण, तो आरक्षण की बात अलग है। आरक्षण SC ST को दिया जाता है, आरक्षण अनुसूचित जाति और जनजातियों को, और बाद में आपका क्रीमी लेयर पे आपका पिछड़े वर्गों के लिए भी दिया गया है ना। वो इसीलिए दिया जाता है आरक्षण ताकि समाज में समानता बनी रहे, वो भी समानता का ही एक भाग है। आप आरक्षण की बात करें, क्योंकि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, वो समाज में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें आरक्षण दिया जाता है ताकि वो भी समाज के जो मुख्य धारा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है या फिर हमारे लोकतंत्र में अच्छे से भागीदार कर सकें, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया जाता है। बाकी ये नहीं है कि आपको आपके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में यदि मुसलमानों की, मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। चलिए यहाँ जम्मू कश्मीर की बात लेते हैं हम। जम्मू कश्मीर में वहाँ पे क्या है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ उनको कोई विशेष अधिकार हो जाएगा या फिर उनके हिसाब से वहाँ पे कानून चलाया जाएगा। या फिर आप किसकी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में यदि हिंदुओं की संख्या है तो वहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार शासन होगा, है ना। इस तरीके से नहीं है, हमारे यहाँ सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। प्रत्येक नागरिक को ना, हमारे यहाँ प्रत्येक नागरिक को, तो आप धर्मनिरपेक्ष का आप देख चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और ये अधिकार आपने इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एक बार प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको पूरे संविधान का एक रिव्यू, पूरा संविधान समझ में आ जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष जिस तरीके से धार्मिक आर्टिकल 29 और 30 आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 29 और 30 में यही है कि धार्मिक कर्तव्यों की स्वतंत्रता दी गई। आपको अपने धर्म के अनुसार जो भी आप संस्थाएं चलाना चाहते हैं, जो भी धर्म है आपका, जो भी भाषा है, आप उसके अनुसार अपना जो है रह सकते हैं, है ना। इस तरीके से नहीं है कि आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा या फिर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि कोई हमारा जो शासन है, जो भी प्रशासन है, वो किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर किसी भी चीज़ के नाम पर, कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, इन सब के नाम पर भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये धर्मनिरपेक्ष आप देख चुके हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र। आपने कई बार शब्द सुना होगा, हमारे लोकतंत्र, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो लोकतंत्र के बारे में देखने वाले हैं। तो लोकतंत्र का अर्थ होता है शासन एवं प्रशासन में समस्त जनता, मतलब समस्त जो शक्ति है वो जनता में निहित होना। जैसे आपको पता होगा, जैसे भारत में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसे वोट डालने का अधिकार होता है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है, सभी के पास समान शक्ति है। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि शासन एवं प्रशासन की समस्त शक्तियाँ जो होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो जनता में निहित होती हैं। हमारे संविधान की जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं, जनता में निहित हैं। आप कई बार कहते हो हम भारत में रहते हैं, अरे भारत कहाँ है, भारत की जनता में ही भारत बसता है, ठीक है। भारत के एक एक व्यक्ति में, एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बच्चे में भारत बसता है ना। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है, शासन एवं प्रशासन में जो भी हमारे यहाँ शासन चलाए जा रहे हैं, जितने भी कानून हैं वो सब किसके लिए चलाए जा रहे हैं, जनता के लिए, हमारे लिए, है ना, लोगों के लिए, नागरिकों के लिए। इसलिए तो हम लोगों ने सरकार कानून बनाती है, और ये सब किसके लिए है,
तो जनता के लिए। तो समस्त शक्तियाँ भी किस में? जनता में है। हाँ, प्रशासन के माध्यम से एक व्यवस्था है। प्रशासन क्या है? शासन और प्रशासन एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से जनता की इच्छाओं को पूर्ण किया जाता है ना। यदि उनके साथ गलत हो रहा है तो उसको राइट करने का, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि शासन एवं प्रशासन में, है ना, जो लोकतंत्र का अर्थ है वो यही होता है कि शासन एवं प्रशासन में समस्त जो भी शक्ति है, शासन एवं प्रशासन की शक्ति जनता में निहित होना। लास्ट टाइम, ठीक है, हम लोग अभी तक कितने पढ़ चुके हैं? एक समाजवादी पढ़ चुके हैं, एंड सेकंड पंथ निरपेक्ष पढ़ चुके हैं, और तीसरा डेमोक्रेटिक पढ़ चुके हैं, यानी कि लोकतंत्र। और हमारा जो लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आपने पढ़ा होगा, है ना, आप पढ़ते भी होंगे कभी कभी कि भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, लिखित संविधान है। और सबसे बड़ा है भारत तो, लेकिन सबसे पहले लिखित संविधान और सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन? अमेरिका। अमेरिका ने सबसे पहले संविधान बनाया था, लिखित और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है वहाँ पे दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा है गणराज्य। ठीक है, गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक कहते हैं। गणराज्य का अर्थ होता है राजा अथवा शासक का पद जनता द्वारा चुना जाना। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और शासक का पद वंशानुगत नहीं होता। गणराज्य आप लोगों ने जैसे 16 हिस्ट्री में यदि आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद। महाजनपदों में आपने सुना होगा कुछ गणराज्य भी थे। गणराज्य का अर्थ यही होता है, जैसे हमने इसीलिए हमारी प्रस्तावना में गणराज्य शब्द लिया है ना। आज आपको ये वीडियो देखते यही सोचना है कि हमें प्रस्तावना समझना है, संविधान समझना है, और उसके साथ साथ ये जो शब्द दिए गए हैं ये क्यों लिए गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना, है ना, तो इनको समझना है कि गणराज्य क्या होता है। तो गणराज्य का अर्थ देखिए, सीधी सी बात समझ, गणराज्य का अर्थ होता है कि जो शासक होता है, जैसे पहले राजा महाराजा भी हुआ करते थे, आज से 500 600 700 साल पहले, कि राजा महाराजा मध्यकाल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। राजा महाराजा तो क्या होता था, जो राजा का बेटा होता है, जो राजा के पुत्र होते हैं वही राजा बनते हैं, है ना, ऐसा होता था ना। फिर वो उनके बाद उनके पुत्र राजा बन जाते हैं, उनके बाद उनके पुत्र राजा बन जाते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है ना। सबसे बड़ा पद यदि हम कानूनी तौर पर देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति जी का होता है। आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति ही पहले भारत के पहले नागरिक हैं। क्या है? भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति हैं। तो जो राष्ट्रपति का जो पद है हमारे यहाँ, क्या पुराने ज़माने मतलब कि मध्यकाल की तरह नहीं है कि राष्ट्रपति के जो बेटे हैं वही राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हर 5 साल पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, आपको पता होगा। समान आर्टिकल 55 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणी पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें रिलेटेड करके, कोरिलेट करके, ताकि आपको समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आए, और कोरिलेट करके एक बार आपका रिवीजन हो जाए पुरानी चीज़ों का, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो गणराज्य का यही अर्थ होता है कि जो शासक है, जो राजा है, उसका क्या है, जो पद है वंशानुगत नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात कहें, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। जो योग्य है, जो व्यक्ति योग्य है वही चुना जाना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ भी जो शासक हैं, अभी मेन यदि हमारे यहाँ के राजा राष्ट्रपति हैं तो उनका पद क्या है, वंशानुगत नहीं है। इसीलिए हमने इसको लिया है गणराज्य, है ना। गणराज्य शब्द हमने इसीलिए लिया है। नेक्स्ट है हमारा 5वां न्याय। न्याय यानी जस्टिस। न्याय का अर्थ है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। न्याय का अर्थ है ना। ठीक है, थोड़ा सा न्याय के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। फिर उसके नीचे प्रत्येक राज्य के लिए क्या है, हाई कोर्ट है। फिर आपके स्थानीय न्यायालय, जिला न्यायालय भी होते हैं। तो इस तरीके से न्याय की व्यवस्था भी की गई है ना। तो न्याय का तो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को क्या होना चाहिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को समाज में न्याय मिलना चाहिए। चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सभी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए न्याय शब्द जोड़ा है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। व्यक्ति में महिला पुरुष सभी आते हैं। ठीक है, आपका 6ठा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी कि लाइबिलिटी। स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब देखिए, आप कहीं पे क्या है, लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ के लोगों को आज़ादी ही नहीं है। तो किस बात
का वहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पे जैसे आप चाइना में देखोगे, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है किस तरीके से, तो ना। तो लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि आप अपनी इच्छा से जियो। स्वतंत्रता का मेन अर्थ यही होता है कि आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से जियो। तो हमें कितने तरीके की स्वतंत्रता दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। इतनी आप जो भी जैसे आपके विचार है वैसा सोचिए आप, लेकिन अच्छा सोचिए, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है आप जो सोचते हैं उसको प्रदर्शित करना। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं पहले अभिव्यक्ति मतलब जो बोल रही हूँ पहले सोचूंगी, इसके बाद ही तो अभिव्यक्ति करूँगी, ठीक है। उसको कहते हैं अभिव्यक्ति। विश्वास, जिस भी धर्म में आपको विश्वास रखना है आप रख सकते हैं, है ना। धर्म, आप जो भी धर्म मानना चाहते हैं मान सकते हैं। उपासना कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और समता की बात करेंगे, साथ भी है आपकी समता यानी कि इक्वालिटी। संविधान में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई, मतलब कि प्रतिष्ठा, ऐसा नहीं है किसी विशेष व्यक्ति को ही प्रतिष्ठा मिलेगी। हाँ, कुछ उच्च पदों की बात की, जैसे सेना में कुछ लोगों को प्रतिष्ठा मिलती है, तो वो कार्य करते हैं हमारे लिए, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर, सभी को समान अवसर प्राप्त है, हर जगह समान अवसर की समता दी गई है, ठीक है। 8वां है आपका बंधुत्व, है ना। तो फ्रेंडली, भारत के प्रत्येक नागरिक के बीच भाईचारे की भावना विकसित हो। बंधुत्व कहते हैं ना, कभी कभी आपके घर में बुजुर्ग होंगे वो भी यही कहते हैं, भाई भाई बंधु हो, अच्छे से रहो, बंधुत्व से रहो। भाईचारा नहीं है लोगों में आज के ज़माने, भाईचारा वही है बंधुत्व, कि सब लोग एक दूसरे को भाई भाई समझें, है ना। एक दूसरे के प्रति कटुता का व्यवहार ना करें, है ना, गलतफहमियां ना हो, इसीलिए बंधुत्व यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक के बीच भाईचारे की भावना विकसित होनी चाहिए ना, तभी देश का विकास होगा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तर पर, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कुछ शब्द थे, जो महत्वपूर्ण शब्द थे, मैंने उनको डिस्क्राइब कर दिया है, आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।